पाठ 4 नाप तौल खोज की कहानी। पाठ परिचय। शुरुआती नाप तौल के कौन कौन से तरीके थे, उनमें क्या क्या बदलाव आते गए, वर्तमान में हमारे देश में नाप जोख की कौन सी प्रणाली है, दुनिया के अन्य देश कौन सी प्रणालियां मानते रहे हैं, इनमें आपसी रिश्ता क्या है, आदि विषयों पर प्रस्तुत पाठ में प्रकाश डाला गया है। पुराने जमाने से ही इंसान को अलग अलग चीजों की नाप जोख करने की जरूरत पड़ती रही है। पड़ोसी को कितना अनाज दिया, उससे कोई दूसरी चीज कितनी मात्रा में ली, वयस्क व्यक्ति के कपड़े के लिए कितनी लंबी और कितनी चौड़ी खाल की जरूरत होगी और बच्चे के लिए कितनी, ऐसी तमाम चीजें हुआ करती रही होंगी। आज हमारे पास नाप जोख के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली है। हम छोटी से छोटी चीजों का वजन पता कर सकते हैं। छोटी से छोटी लंबाई या दूरी के लिए पैमाने उपलब्ध हैं। आज हर देश के नाप जोख की अपनी प्रणालियां हैं, बल्कि कई कई देशों के नाप जोख करने के तरीके और साधनों में एक रूपता है। पहले अलग अलग हिस्सों में नाप जोख के तरीके अलग अलग थे। इन शुरुआती तरीकों के आधार पर ही हमारी आज की व्यवस्थित नाप जोख की प्रणाली पनप पाई है। लगभग 50 वर्ष तक हमारे देश में लंबा नापने के लिए केवल इंच और फुट का उपयोग किया जाता था। यह अंग्रेजी शासन की देन थी। इंग्लैंड में अभी भी इंच और फुट का उपयोग किया जाता है। सन 1956 में भारत ने मीट्रिक प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली के लागू होने से इंच की जगह सेंटीमीटर तथा फुट की जगह मीटर नाप के मानक हो गए। यूं तो अभी भी हम सब फुट और इंच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इमारती लकड़ी का व्यापार पूरी तरह इंच और फुट के आधार पर ही होता है। कहते हैं फुट और इंच की शुरुआत आज से लगभग 2 से 2,500 वर्ष पहले हुई। 1 फुट या पैर की लंबाई को अंगूठे की 12 चौड़ाइयों के बराबर माना जाता था। अंगूठे की एक चौड़ाई को रोमन भाषा में यानी 12वां भाग कहा जाता था। यह अस्या ही बाद में इंच बन गया। हमारे देश में अभी भी कहीं कहीं हाथ को लंबाई नापने की इकाई माना जाता है। अभी भी गांवों में बड़े बूढ़े इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। कुएं की गहराई हो या धोती की लंबाई, उसका अनुमान हाथ की इकाई से ही लगाया जाता है। इसमें गड़बड़ी और लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। जरा सोचना कैसे। प्राचीन काल में इंग्लैंड में पुरुषों के कमर पट्टे की लंबाई को यार्ड यानी गज कहा जाता था। इससे भी कई मुश्किलें खड़ी हो जाती थीं। आखिर सबकी कमर एक नाप की तो नहीं होती। इस समस्या का हल इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने 12वीं शताब्दी में बड़े मजेदार ढंग से निकाला। उसने यह आदेश जारी किया कि उसकी नाक के सिरे से उसके दाहिनी हाथ के अंगूठे के सिरे तक की लंबाई को 1 गज माना जाए। इस लंबाई के बराबर की एक छड़ को मानक गज बना दिया गया। नाप जोख के लिए बीज कई तरह से उपयोगी रहे हैं। बीजों का उपयोग बांट के रूप में प्राचीन समय से होता रहा है। भारत में रत्ती के बीजों का उपयोग सोना तौलने के लिए 50-60 वर्ष पहले तक किया जाता रहा है। जमीन की नाप के लिए बीजों का उपयोग किया जाता था। यह कहा जाता था कि फलां खेत इतने मानी भार की इकाई का है। इसका मतलब यह होता था कि इस खेत में इतने मानी बीज बोया जा सकता है। प्राचीन बेबीलोन, आजकल के इराक का एक भाग में खेत की नाप उसमें बोए जा सकने वाली बीजों की संख्या से की जाती थी। एक बीज के वजन को भार की इकाई माना जाता था। इसे एक ग्रेन यानी दाना कहा जाता था। 7,000 ग्रेन को 1 पाउंड का उपयोग भार की इकाई के रूप में किया जाता है। ऐसे ही कैरेट शब्द, जो आज भी हीरे व सोने के लिए एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है, असल में केरब नाम के एक बीज से बना है। जब उंगली, अंगूठा और पैर
नाप की इकाई बन गए तो फिर भला मुट्ठी क्यों पीछे रहती? भारत में भी मुट्ठी का उपयोग अनाज नापने के लिए किया जाता था। मीट्रिक प्रणाली में खेत नापने की इकाई मीटर और हेक्टेयर हैं। इसके बावजूद भारत में खेती की जमीन नापने के लिए पुरानी इकाई एकड़ का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। प्राचीन रोम में जमीन की नाप की इकाई एगर होती थी। इसका मतलब होता है खेत का एक दिन में एक जोड़ी बैल से जोता जा सकने वाला हिस्सा। इसी एगर से अंग्रेजी का एकड़ और हिंदी का एकड़ बना। आज से लगभग 2-2,500 वर्ष पहले मध्य पूर्व में दो प्रकार की नाप चलती थी। एक साधारण आदमी की नाप और दूसरी शाही नाप। जाहिर है कि शाही नाप साधारण नाप से बड़ी होती थी। जब राजा को जनता से टैक्स के रूप में अनाज लेना होता तो वह शाही नाप से लेता, और जब वह जनता को कुछ देता तो साधारण नाप से देता था। इस प्रकार जनता हमेशा घाटे में ही रहती थी। अभी तक हमने जिन जिन इकाइयों को देखा उनमें से अधिकांश में विवाद की गुंजाइश बनी रहती थी। यूरोप में 1740 के आसपास उद्योगों में जबरदस्त तेजी आई। इसका प्रभाव विज्ञान पर भी पड़ा। बढ़ते कारोबार और विज्ञान की वजह से एक व्यवस्थित मापन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी, जो पूरे संसार में सब वैज्ञानिकों को मान्य हो। मापन की मानक प्रणाली के विकास का एक और कारण था। यूरोप में बढ़ते उद्योग धंधों ने बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू किया। जाहिर है, बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पादन को अन्य देशों में खपाने का विचार आया होगा। इन बाजारों तक माल पहुंचाने के लिए बड़े बड़े समुद्री जहाज बनने लगे। देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। हर देश की अपनी अलग अलग मापन प्रणाली थी। कुल मिलाकर यह जरूरी हो गया था कि एक ऐसी मापन प्रणाली बनाई जाए जिसका आधार वैज्ञानिक हो। इसमें दो चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा गया। एक तो उस तरीके से नापजोख करना सरल हो, दूसरे वह मानक हो, यानी उसकी माप सभी के लिए बराबर हो। इस दिशा में फ्रांस ने पहल की। वहां 18वीं शताब्दी के अंत में इसमें उस देश के दो महान वैज्ञानिक, मशहूर रसायन शास्त्री लावोइजिए और गणितज्ञ लांग्रेज को शामिल किया गया। इस समिति में इस बात पर सबसे पहले सहमति बनी कि नई मापन प्रणाली दार्शनिक प्रणाली पर आधारित हो ताकि गणना करने में आसानी हो। फिर समिति ने तय किया, इस प्रणाली की इकाई तय करने के लिए उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा तक एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींची जाए जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से गुजरती हो। इस रेखा के 1 करोड़वें भाग को नई मापन प्रणाली की इकाई माना जाए और इसे मीटर कहा जाए। काल्पनिक रेखा की लंबाई 10,000 किलोमीटर तय की गई। सर्वेक्षण और गणना में 8 साल लग गए। सन 1799 में फ्रांस में अधिकृत रूप से लंबाई और भार नापने के लिए मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली की हर इकाई मीटर पर आधारित है। मीट्रिक प्रणाली से जुड़ी हुई सबसे रोचक बात यह है कि 20वीं शताब्दी के छठे दशक के बाद मनुष्य को कृत्रिम उपग्रहों से पृथ्वी के बारे में आंकड़े मिलने लगे और दूरियों के बारे में सही गणना करना संभव होने लगा। तब यह पता चला कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी 10,000 किलोमीटर है। इस खोज से मीटर की नई परिभाषा तय हुई। खेती की जमीन की नपाई करते समय आमतौर पर आरे और हेक्टेयर इकाइयों का उपयोग किया जाता है। 10 वर्ग मीटर को आरे कहते हैं और 1000 वर्ग मीटर को हेक्टेयर। कई लोग पुरानी प्रणाली को छोड़ना नहीं चाहते हैं और पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ साथ नाप जोख की दुनिया में भी बदलाव आ रहे हैं। भार के लिए 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन। लंबाई के लिए 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर
1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। आयतन के लिए 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर।